नमस्ते प्रधानमंत्री साहब, कैसे हो आप? अरे भाई, आप ही से कह रहा हूँ मैं। क्योंकि अगले 15 मिनट के लिए आप खुद को भूल के प्रधानमंत्री वाली ज़िंदगी जीने वाले हैं। हम लोग ना हर रोज़ प्रधानमंत्री के बारे में खबर पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री देश को चलाता है, लेकिन हम ना कभी ये नहीं सोचते कि आखिर उसकी ज़िंदगी कैसे होगी। हर छोटी चीज़ की कोई दिक्कत होती है, हम प्रधानमंत्री को दोष देने चले जाते हैं। हम ये सोचते हैं यार, वो तो इतनी आलीशान ज़िंदगी जी रहा है, फ़ॉरेन टूर पे जा रहे हैं, इनॉग्रेशन करने चले जाते हैं ना, हर छोटी बात पे रिबन काट लिया, उनका नाम आ गया। भले ही उन्होंने खुद कुछ नहीं बनवाया, मतलब अपने हाथों से कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हर बात पे उन्हीं का नाम आता है। हर जगह उन्हीं के पोस्टर्स, हर कोई बड़ा लीडर, हर कोई इंसान उनके पैर छूता है, उनको बड़ा मानता है। कितनी बढ़िया ज़िंदगी होगी ना उनकी, यही आप भी सोचते होंगे। बेशक ऐसा है भी, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं। तो आज हम इसी बारे में जानने वाले हैं। जानना क्या, फील करने वाले हैं। तो अगले 15 मिनट के लिए अपने आप को, आप जो भी है भूल जाइए। आप स्टूडेंट हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, या आप कोई भी हैं। अपने आप को अगले 15 मिनट के लिए भूल जाओ और इमेजिन करो अपने आप को भारत देश का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो आंखें बंद करो और स्टार्ट इमेजिन विथ मी। सुबह के 6 बज चुके हैं। आप उठते हैं और उठते ही आप देखते हैं कि आप किसी नॉर्मल जगह पे नहीं हैं। आप हैं अपने कमरे में, जो कि बहुत ज़्यादा आलीशान है। उस कमरे को देख के ही पता चलता है कि वो कमरा किसी आम इंसान का तो नहीं है, किसी बहुत खास का है। क्योंकि आप हैं इस वक्त पंचवटी में, जो कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है दिल्ली में, जिसमें टोटल 5 बंगलों से अलग अलग यूज़ केसेस के लिए। आप उठते हैं, आप देख रहे हैं सामने ग्लास डोर से गार्डन के सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। आप बाहर निकलते हैं और अपने प्राइवेट गार्डन में जॉगिंग, वॉकिंग और योगा के लिए जाते हैं। वो पूरा का पूरा लगभग 4 से 5 एकड़ का गार्डन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए। आप वहाँ टहलते हैं, सुंदर नज़ारे देखते हैं जो शायद कोई और नहीं देख पाता, और आप वहाँ योगा करते हैं और फिर वापस आते हैं। आप तैयार होते हैं और तैयार होते ही आप पहुँचते हैं अपनी ब्रेकफास्ट टेबल पे, जहाँ पे कई तरीके का भोजन रखा हुआ है। हर तरीके का खाना जो आपको पसंद है, जो आपके कहने पे 1 सेकंड में बनके तैयार हो जाता है। आप उसे खाते हैं, स्वाद लेते हैं, और खाने के बाद आप चले जाते हैं गेट खोलते ही बाहर कैबिनेट सेक्रेटरी, आर्मी जनरल और कई बड़े ऑफिसर्स, जो कि वो सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर, आपकी ऑफिस टाइमिंग है, एंड उसके बाद आपको आज दिल्ली में एक सबसे बड़े हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने जाना है। आप उनकी बात सुनते हैं और सबसे पहले ऑफिस पे जाते हैं। आपका ऑफिस पे छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। उसमें सत्यमेव जयते के एम्बलेम्स है, अशोक चक्र है, और भी कई ऐसी चीज़ें जिससे पता चलता है कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है। एकदम देशभक्ति वाइब। खैर, आप ऑफिस पे अपना काम करते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद आप तुरंत निकल जाते हैं अपने हॉस्पिटल इनॉग्रेशन के लिए, जो लगभग 12-1 बजे था। आप जाते हैं, जैसे ही आप अपने घर के एग्ज़िट पॉइंट गेट के पास पहुंचते हैं, एक लंबा सा कॉन्वॉय जिसमें लगभग 50-100 गाड़ियां हैं, हज़ारों से ज़्यादा सिक्योरिटी ऑफिसर्स आपका वेट कर रहे हैं। बड़े से बड़े आर्मी जनरल, सब लोग सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे खड़े हैं। सिक्योरिटी जनरल कहते हैं, आइए सर प्लीज़ गाड़ी में बैठिए। आप गाड़ी में बैठते हैं। वहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि आप इतने खास हैं, इसलिए आपकी सिक्योरिटी के लिए आम जनता, मीडिया, किसी को भी वहाँ पे आसपास भटकने का भी मौका नहीं दिया जाता। आप वहाँ बैठते हैं गाड़ी में बैठते ही हज़ारों लोगों का कॉन्वॉय चल पड़ता है। आपको लग रहा है कि ये सिर्फ आज की तैयारी है, लेकिन आप खुद नहीं जानते कि आपकी इस सिक्योरिटी के लिए, आपके सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए पिछले कई दिनों से हज़ारों लोग तैयारी कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। पूरा ट्रैफिक क्लियर है और आपका कॉन्वॉय आराम से बिना किसी रुकावट के चले जा रहा है। अब आप पहुंचते हैं दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, कई बड़े बड़े मिनिस्टर्स, और यहाँ तक कि कई बड़े बड़े उद्योगपति, देश के सबसे अमीर उद्योगपति भी आपसे मिलने के लिए, आपकी झलक का इंतज़ार कर रहे हैं। सोचिए कितने खास हैं आप। यहाँ वीआईपी लाइन में वो खड़े हैं, वीआईपी लाइन के उस पार हज़ारों लोगों की भीड़ है, हज़ारों आम जनता की, जिन्होंने आपको वोट दिया था, आपको चुना था। वो आपकी एक झलक का इंतज़ार कर रहे हैं। आप बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही आप उनकी तरफ वेव करते हैं, और वो लोग तो ऐसे चिल्लाते हैं, ऐसे खुश होते हैं जैसे उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए हों। वो बस, कुछ लोग तो बस रो जाते हैं, कुछ लोग तो खुशी के मारे फूले नहीं समाते कि आज हमने किसके दर्शन कर लिए।
आप अंदर जाते हैं, सारे सिक्योरिटी, सारे बड़े बड़े लीडर्स आपके पीछे चल रहे हैं। आप पहुंचते हैं, आप रिबन काटते हैं, रिबन काटते ही मीडिया वगैरह सब आपकी फ़ोटोज़ खींचते हैं, इंटरव्यू लेने के लिए पीछे भागते हैं। और उस दिन पूरे के पूरे हर न्यूज़ चैनल, हर जगह पे आपकी हेडलाइन लगी हुई है कि प्रधानमंत्री साहब ने किया भारत के सबसे बड़े, दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन। आपकी तारीफ़ों की वाहवाही लूटी जा रही है। खैर, आप इतने खास हो चुके हैं। उसके बाद कुछ बच्चे जो स्कूल के टूर के लिए आए थे वो आपसे मिलते हैं। एक बच्ची आपको बुके देती है, आप खुश हो जाते हैं और वो आपके पैर छूती है। कई बच्चे आपके पैर छूते हैं। आप उन सबसे पूछते हो, बहुत बढ़िया बच्चों, आप ये बताओ कि आप अभी क्या पढ़ रहे हो। वो बताते हैं कि हम ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। फिर आप पूछते हो कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके। तो सारे बड़ी तेज़ी में एक साथ जवाब देते हैं, सर हम आप जैसा बनना चाहते हैं। जी हाँ, आप जैसा, मतलब वो देश के प्रधानमंत्री जैसा बनना चाहते हैं। सोचो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी हो आप, कि देश के सारे बच्चे आपकी झलक के लिए तरसते हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं। इतने ज़्यादा खास हो। आप दोबारा जा रहे हो एग्ज़िट के टाइम पे, वहाँ पे भी हज़ार लोग खड़े हैं, सब आपके एक झलक के लिए। सब लोग नारे लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की जय हो, प्रधानमंत्री जी महान है, प्रधानमंत्री जी हमारे देवता है। आपको सब मानने को तैयार है, आपके लिए अपनी जान देने को तैयार है। कायदे से आप उनके नौकर हैं, लेकिन कितनी आयरनी की बात है कि वो आपके एकदम सेवक, आपके एकदम स्लेव बने हुए हैं और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। कोई आपके बारे में कुछ भी गलत बोले तो वो सब आपको डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, इतना बड़ा ऑरा है आपका। बाकी का बचा हुआ टाइम भी किसी मूवी से कम नहीं था। आप पहुंचते हैं यूपी में मेट्रो के इनॉग्रेशन के लिए। वहाँ पे पिछले कई सालों से मेट्रो का काम चल रहा था, जो फाइनली कंप्लीट हो चुका था। 27,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। भले आपने उसे अपने हाथों से तैयार नहीं किया, लेकिन आपके इनॉग्रेशन के लिए सारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स और इंजीनियर्स और साइंटिस्ट सब आपके लिए तैयार खड़े थे। आप वहाँ पहुँचते हैं। आते ही वहाँ पे भी लाखों लोगों की भीड़ आपकी एक झलक के लिए तरस रही थी। वहाँ पे भी आपकी जयकार, आपके जीत के नारे लगाए जा रहे थे। आप इनॉग्रेशन करते हैं और ऐसा फील आता है कि जैसे कि मेट्रो का तो उद्धार हो गया, क्योंकि आप इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं। आपके इनॉग्रेशन के बाद ही सारे काम शुरू जो होते हैं, है ना भाई। उसके बाद हम तुरंत निकलते हैं कई महान साइंटिस्ट से मिलने, देश के वो साइंटिस्ट जो भारत की फ्यूचर टेक्नोलॉजी को आगे ले जा रहे हैं। आपकी झलक के लिए सब इंतज़ार कर रहे थे। आपके आते ही सारे के सारे साइंटिस्ट आपको घेर लेते हैं और आपको देश भर की पूरी टेक्नोलॉजी समझाते हैं। आप उन्हें समझते हैं, आप सवाल भी पूछते हैं और वो प्यार से जवाब देते हैं। उन्हें लगता है कि आज उनका ये सारा का सारा इनोवेशन सफल हुआ, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी उसे समझ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी उसे जान रहे हैं। उन्हें लगने लगा है कि आज कहीं ना कहीं उनकी इतने सालों की मेहनत सफल हुई। आपको अब कहीं ना कहीं लगने लगा है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वाकई में आप हैं। जहाँ भी आप जाते हैं सारे लोग आपको सम्मान की नज़रों से देखते हैं, खड़े होते आपको ग्रीटिंग्स करते हैं। अब आप जाते हैं अपने ऑफिस में। ऑफिस में आते ही आपको कई फॉरेन मिनिस्टर्स के कॉल आते हैं, कई बाहर के देशों के प्रेसिडेंट्स और मिनिस्टर्स के, जो आपसे इंडिया और अपने देशों की इकोनॉमिक डील के लिए ऑफ़र कर रहे थे। आपको कुछ डिसीजन पसंद नहीं आते, आप स्ट्रेट बोल देते हैं, नहीं मैं इतना ही काम करूँगा, आपको देना है तो दो, वरना रहन दो। और सामने वाले मिनिस्टर्स तुरंत मान जाते हैं। आपकी नेगोशिएशन पावर इतनी ज़्यादा है कि सामने वाले मिनिस्टर्स, सामने वाले देशों के प्रेसिडेंट्स वगैरह आपके साथ डील करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब आप अपना आईपैड वगैरह बंद कर देते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाती है। अब आप शांति से कॉफ़ी पी रहे हैं। कितना बढ़िया लग रहा है ना। आपके हर डिसीजन का लोग सम्मान कर रहे हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स भी आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं, आपके साथ डील करने के लिए तरस रहे हैं। कितना बढ़िया चल रहा है। आपका हर डिसीजन एकदम सही है, देश के लिए सही है, लोगों के लिए सही है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। लेकिन इतने में ही आपका कैबिनेट सेक्रेटरी फटाफट आता है दरवाज़ा खटखटाते हुए, और अंदर आते ही वो कहता है, सॉरी सर, माफ़ कीजिएगा आपको डिस्टर्ब किया। सर ये 3 फाइलें हैं सर, इनको आप देख लीजिए और इनमें आपकी अर्जेंट साइन की ज़रूरत है। आप फाइल्स को देखते हैं, आप कहते हैं ठीक है मैं साइन कर दूंगा, आप जाइए। आप पहली फाइल खोलते हैं। पहली फाइल थी एक बड़े पावर प्लांट के प्रपोज़ल की, जिसमें एक गांव में बड़ा मेगा पावर प्लांट लगाना था, जिसके कारण कई हज़ारों गाँव को बिजली पहुंच सकती थी 2400 घंटे बिना किसी रुकावट के। आपको ये बहुत सही लग रहा था, आप साइन करने जा ही रहे थे, लेकिन आपने नीचे पूरा पढ़ा। उस पर एक कंडीशन थी कि आपके एक साइन से हज़ारों गाँव को तो बिजली पहुंच जाएगी, लेकिन उसकी कंडीशन ये थी, उसके बदले सेक्रीफाइस ये था
कि आप अगर साइन कर देंगे तो तुरंत वो गांव जिस पे पावर प्लांट लग रहा है उसके सारे लोगों को वहाँ से जाना पड़ेगा, अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। अब आप थोड़ा टेंस में आ जाते हैं, आप थोड़ा टेंशन हो जाती है आपको। आप दूसरी फाइल खोलते हैं, दूसरी फाइल में लिखा है अरावली में एक बड़ा सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाया जा सकता है, जिससे पहली बात तो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, दूसरा लाखों लोगों को जॉब्स मिलेगी। आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग में कई ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, कई लोगों का भला हो सकता है। आप खुश हो जाते हैं, आप साइन करने जा रहे थे, लेकिन नीचे लिखा है लेकिन इसकी वजह से पूरा आधे से ज़्यादा अरावली का जंगल काटना होगा, पहाड़ों को काटना होगा, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो सकता है, इकॉनमी को इफ़ेक्ट पड़ेगा इनडायरेक्टली, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा, बारिश को इफ़ेक्ट पड़ेगा, और ओवरऑल जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन है, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आप फिर से कंफ्यूज हो जाते हो। सेकंड फाइल में भी डिसीजन लेना आसान नहीं है। आप थर्ड फाइल खोलते हो, थर्ड फाइल में लिखा है कि आपको 2 जगह से ऑयल्स खरीदने हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो रशिया से या फिर यूएसए से। अब आप सोचते हो कि कहाँ से खरीदें, और दोनों में नीचे प्राइसिंग भी लिखी हुई है। आपको रशिया का तेल सस्ता लगता है, इससे आप रशिया की ओर टिक करके साइन करने वाले होते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन और थी। नीचे लिखा हुआ था अगर आप रशिया से खरीदोगे तो यूएस से बदले में टैरिफ्स बहुत बढ़ा देगा, ऊपर से कहीं ना कहीं वो डिफेंस प्रेशर भी डाल सकता है। अब आप सोचते हो कि चलो यूएसए पे करते हैं, लेकिन उस पर लिखा है कि फिर रशिया से ना खरीदने पे कई सालों की फ्रेंडशिप जो है वो टूट सकती है, ऊपर से रशिया का जो डिफेंस से जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पर भी असर पड़ सकता है। अभी जो डिफेंस पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है वो भी शायद नहीं मिलेगा। अब आप कंफ्यूज हो गए एकदम, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि तीनों फाइल्स पे इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। अब आप तीनों फाइल बंद करते हो और शांति से बैठ जाते हो। अब आखिर करें क्या? इतने में दोबारा कैबिनेट सेक्रेटरी भाग के आता है और कहता है सर एक नेशनल इमरजेंसी है, आपको जल्दी पार्लियामेंट आना होगा।